है, मैक्सवेल है, तो इन लोगों ने क्या बताया, ऑर्स्टेड है, इन लोगों ने क्या बताया, ये जो चीजें तुम दोनों लोग भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले अलग अलग पढ़ रहे हो, अब अहिन तुम लड़का आयु, इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा जा सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिए गए और एनसीईआरटी में भी, है ना। आप इसके पीछे जाएं, एक बढ़िया अभी दिवाली बीत गई, और पीछे जाएं एकदम क्या लगा दें, सुतली बम लगा दीजिएगा। जब सुतली बम हीट जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो कुछ एनर्जी आएगी, ठीक। अब जो इसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है तो एकदम दम लगा के भागे, 4 पैर हो गए। हम लोग क्या करते थे गाँव में, देखो इसके ऊपर एक लड़के को बैठा देते थे भैया, एक जैसे मान लीजिए लड़का बैठ गया, रामलाल, रामलाल नहीं बाबूराव है, ठीक है, ये इसकी बढ़िया आँखें, ये बढ़िया बाल, देखना, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, कुर्सी पर बैठा दिया। अब जब ये कुर्सी पर बैठा है तो देखिएगा, हम लोग क्या करते थे कि पीछे से एक तौलिया ले लेते थे, तौलिया क्या करते थे, ऐसे ऐसे हल्का फुल्का गोल कर लेते थे, झाड़ू टाइप बना लेते, पीछे से ऐसे कुर्सी के पीछे ऐसे जोर जोर से झाड़ू, और जब कुर्सी से जोर जोर से इसके पैर ऊपर होने थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, फिर इसके नाखून को ऐसे टच करते थे तो करंट। जब शुरुआत में एकदम चोरी वोरी करके आते हैं तो क्या करते हैं, एक गड्डी तेरी एक गड्डी मेरी, आधा था और अंदर से अंतरात्मा जागी कि बताओ पापा जो है रोज टेलर दिया करते हैं सामाजिक लड़के, आज से हम पढ़ने, तुम पढ़ने लगे, तुम्हारे अंदर क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है ना। लेकिन क्या सामाजिक लड़के कितना बोल रहे, मम्मी कहती थी घर पे रिश्तेदार आए, प्लेट में से बिस्कुट दिखा देना ना, और दें तो चले गए। अब बच्चे होते, अब कहीं रॉड लेके पहुंच जाते, कहीं पानी कूद जाते हैं, और कहीं पता चलता है तेल में करैया रियम डाल के ट्राई मारने लगते हैं, हाँ इसकी फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है ना। अब कुलम से बात करिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सर में। और आज से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th के सबसे पहली यूनिट, और उसका भी सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं, पूरा फर्स्ट पार्ट ही नहीं पढ़ पाओगे बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के। फिर हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने टाइप का होता है। फिर है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किन किन टाइप से, किन किन मेथड से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कंजर्वेशन होता है, क्वांटाइजेशन होता है, एडिटिविटी होती है। फिर है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। अगर सबसे छोटी यूनिट कही जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, दोनों के लिए, तो वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस पे ही सारी स्टोरी बेस्ड है। अगर कूलम्स लॉ नहीं होता तो हम लोगों को फोर्स नहीं पता होती, फोर्स नहीं पता होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होती, पोटेंशियल नहीं पता होता, पोटेंशियल नहीं पता होता, करंट नहीं आती। तो कई सारी चीजें जो हैं इससे रिलेटेड हैं, किससे, कूलम्स लॉ थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कूलम्स लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, जब कूलम्स लॉ दे दिया गया था तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इतनी चीजें हटा दी जाती हैं भाई, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे एकदम बिल्कुल तेजी के साथ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखें, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इस वर्ड को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो 2 वर्ड्स में टूटेगा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। 2 वर्ड में टूटेगा। कौन कौन से 2 वर्ड में, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। कहने का मतलब क्या है, इससे अगर हम लोग निकाले तो यहां से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन, और इधर से अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग चार्ज के बारे में बोल रहे होंगे। चार्ज निकला, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो नेगेटिव चार्ज। मतलब बेसिकली जो हमारे कहने का मतलब होगा वो चार्ज से है। और चार्ज कैसा है सर, स्टैटिक है। स्टैटिक मींस विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है सर जी। जो चार्ज हमारा आराम कर रहा है, हिलडुल नहीं रहा है, आलसी टाइप का पड़ा हुआ है, बस उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। किसमें स्टडी कर रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब जहां पे चार्ज मूव ना कर रहा हो, रुका हुआ हो, वो सारी स्टडी हम लोग कर रहे होंगे। किसमें कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जो हमारे पास ये चार्ज है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये 3 चीजें प्रोड्यूस करता है। कितनी चीजें, 3 चीजें। अब ये चार्ज है तो ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं। अब ये चार्ज है, ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब देखें, इसके चारों तरफ का एक भैया एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
मतलब कोई एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग का वो एरिया, एक सराउंडिंग का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज इसके इफेक्ट को, इसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में भाई कवर कर रहे होंगे। और फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये सारी की सारी चीजें कहां से होती हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं स्टैटिक चार्जेस से। स्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या है, जब चार्ज हमारा हिल डुल नहीं रहा होगा, एकदम आरसी के तरीके पड़ा होगा, एक जगह पड़ा होगा, तो हम लोग स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ज्ञान की बातें क्या कर लेते हैं, तो ज्ञान की बात यह है कि अगर चार्ज हमारा स्टैटिक होता है तो वो सर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा, अगर चार्ज हमारा मूविंग होता है, चार्ज जो है हमारा मूविंग चार्ज है, कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ घूम टहल रहा है बढ़िया ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जो पहले के साइंटिस्ट हुआ करते थे वो लोग क्या स्टडी करते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसकी स्टडी अलग हुआ करती थी भाई। इसके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ करते थे, इन साइंटिस्ट का जो ग्रुप हुआ करता था, ये लोग अलग स्टडी किया करते थे। और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें चार्ज जो है हमारा क्या होता था, मूविंग चार्ज होता था। इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है, जहां पे चार्ज हमारा कैसा होगा, मूविंग होगा। तो इसकी स्टडी क्या हुआ करती थी, अलग हुआ करती थी, और इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम दिया करते थे। और इससे केवल माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की जा सकती है। तो कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे, डिस्कवरी होती रही, और कई सारे फॉर्मूले दिए गए, कई सारी चीजें दी गई, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था। फिर जैसे जैसे समय बीता तो बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए, फैराडे आए, मैक्सवेल आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंबाइंड किया। क्या कंबाइंड किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लोग जो बहुत दिन से आप लोगों के बीच में मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा एकदम मचाए पड़े हो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोग जो स्टडी अलग करनी चाहिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी आप लोगों को अलग करनी चाहिए, ये जो झगड़ा मचाए हुए परपंच आप लोग, तो ये बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया कि ये जो ई और बी बोले, तो ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको जो तुम लोग अलग अलग पढ़ रहे हो, ये अलग अलग नहीं पढ़ना है। जो बाद में साइंटिस्ट है, कौन कौन से, फैराडे आए, मैक्सवेल आए, तो इन लोगों ने क्या बताया, ऑर्स्टेड आए, तो इन लोगों ने क्या बताया, ये जो चीजें तुम दोनों लोग भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले अलग अलग पढ़ रहे हो, अब अहिन तुम लड़का ही हो, इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा जा सकता है भैया। और जब कंबाइंड करके पढ़ा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कंबाइंड स्टडी की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की स्टडी एक साथ की जाए, कंबाइंड स्टडी की जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सर कौन बता के गए, तो मैक्सवेल बता के गए। और कौन बता के गए, ऑर्स्टेड बता के गए। और कौन बता के गए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट बता के गए, फैराडे बता के गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ दिए थे, 10th में पढ़ के आए होंगे आप लोग, है ना। तो ये बातें हुई पूरे फर्स्ट में, फिजिक्स फर्स्ट में, तो यही सारी चीजें हम लोग इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन देख लें, अगर बनाना चाहें तो बन जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। मतलब किसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। किसके अंडर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। और इसी में सबसे पहला चैप्टर आप देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, है ना। और इसी के अंडर में हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसकी सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे सांसों की जरूरत है जीने के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस की जरूरत है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए भी जरूरत पड़ती है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। खैर जोक्स अपार्ट, देखें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को वैसे तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन
कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में, क्या कहा जा सकता है कि किसी मटेरियल या सब्सटेंस की वो वाली प्रॉपर्टी, कोई एक मटेरियल ले लेते हैं, उसकी वो वाली प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई मटेरियल हो, कोई सब्सटेंस हो, उसकी वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हो, एक्सपीरियंस कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लिख देते हैं भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अच्छा सर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं पढ़ पाते, मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं पढ़ पाते। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। अरे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना, इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन से हमने बताया कि चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। इलेक्ट्रॉन वो तो केवल तोड़ दिया गया है, तोड़ना सही नहीं है पूर्णतः अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। अब देख ले काइंड्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप का भैया ये चार्ज होता है? काइंड्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप का ये चार्ज होता है देख ले। तो चार्ज होता है हमारे पास दो टाइप का, एक होता है बच्चा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब ये कैसे पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? तो इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जल्दी से इसको हटा देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिर सारी चीजें लिखी रखी हैं। ये डिफिनेशन चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, बेहतरीन, नोट कर लिया भैया आपने। देखें तो काइंड्स ऑफ चार्जेस, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे आता है, कैसे नहीं आता है? तो कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिए गए हैं और एनसीईआरटी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उन्हीं एक्सपेरिमेंट की मदद से ही सीखने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, उन्हीं से सीखेंगे भाई। देख ले कैसे सीखेंगे, तो देखें कैसे सीखेंगे। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 ग्लास की रॉड लेंगे। क्या है कि 2 ग्लास की रॉड लेंगे, 2 रॉड्स ऑफ ग्लास लेंगे, ठीक है ना। और 2 ही रॉड ले लेंगे हम लोग, किसकी? रबर की ले लेंगे। 2 हम लोग रॉड ले लेंगे ग्लास की और 2 रॉड ले लेंगे हम लोग रबर की। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सर, एक कॉटन का कपड़ा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉटन का क्लॉथ भी लेना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, ले लेंगे भैया, ये तो घर ही की बात है, ग्लास की रॉड मिल जाएगी। नहीं मुश्किल है, रबर की रॉड वो भी मुश्किल है। चलिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं भाई। ठीक, तो देखिए क्या किया गया भाई। पहले क्या किया गया, ग्लास की रॉड को लिया गया, इसे ग्लास की रॉड को लिया गया, कॉटन का कपड़ा लिया गया, उसको खूब घिसा गया। क्या किया गया? घिसा गया। तो जब घिसा गया तो इस पे कुछ चार्ज आया, उस पे क्या आया? कुछ चार्ज आ गए। अभी के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल माइंड पे लोड नहीं देना भाई, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइए। देखें अब, अच्छा ये काहे की रॉड थी भैया? ग्लास की रॉड थी। किसकी रॉड थी? ये ग्लास की रॉड थी। घिस दिए, कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अच्छी बात है। और देखें सर, अच्छा ग्लास वाली रॉड को घिसे हैं तो रबर वाली रॉड को भी घिस देंगे, तो रबर वाली रॉड को भी घिस देते हैं। ये है हमारे पास रबर की रॉड। ये काहे की रॉड है? रबर की रॉड है। जब इसको घिसे हैं तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सर किसकी रॉड है? ये सर रबर की रॉड है। ये बच्चा किसकी रॉड है? ये है रबर की रॉड है। देख, ये ग्लास की रॉड है, ये रबर की रॉड है, दोनों का साइज सेम है। आपको मोटी पतली दिख रही होगी भाई। चलो सही कर देते हैं, चलो सही कर देते हैं। चलिए लीजिए, बना दिए बढ़िया एकदम ये रॉड। ठीक है, ये ग्लास की रॉड है, ये किसकी रॉड है? रबर की रॉड है। देखें एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ये घिसने वाला काम तो वो पुराने चला रहा है। ठीक है, तो जब इसको घिसा गया, देखिए क्या किया गया। 2 रॉड ली गई थी, दोनों कैसे घिसा गया, मतलब एक रॉड हमने दिखा दी है, एक रॉड आपको अंडरस्टूड कर लेनी, मतलब एक रॉड और रही होगी। रबर की एक हमने दिखा दी, एक आपको
अंडरस्टूड कर लेनी है। ठीक, देखें ये है हमारे पास ग्लास की रॉड है। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, तो देखें क्या किया गया। ये जो ग्लास की रॉड है इसको क्या किया गया भाई, देख लें, इस प्रकार से इसको लटका दिया गया भाई। क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। अब जब इसको लटकाया गया तो इस पे ग्लास की रॉड थी। पहले ग्लास के लिए हम लोग देख रहे हैं ग्लास पे कैसा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अगर ग्लास की रॉड के पास हम लोग कौन सी रॉड ला रहे थे, फिर से ग्लास की रॉड ला रहे थे। काय की रॉड ले आ रहे थे भाई, ग्लास की ही रॉड ले आ रहे थे। जब ग्लास की रॉड के पास ग्लास की ही रॉड ले आ रहे थे तो ये दूर भाग रहा था। ये कह रहा था नहीं हमें नहीं मिलना है इससे, और ये भी कह रहा था नहीं नहीं हमें नहीं मिलना है। तो हमें क्या करनी पड़ी थी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल्स कर रहे थे, एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। ऐसा ही सेम काम रबर के साथ भी हो रहा था। रबर कोनो सीधे थोड़ी है, दूध के धुले थोड़ी है भाई, इनके साथ भी यही काम हो रहा था। जैसे मान लीजिए रबर की रॉड है भाई, ठीक, और ये ऐसे इनको बांध दिया गया बढ़िया। जब इसके पास क्या लाया गया, रबर की रॉड को लाया गया। क्या लाया गया, रबर की रॉड को लाया गया। तो ये भी क्या करने लगे, इनको दूर भगाने लगे, ये भी इनको क्या करने लगे, दूर भगाने लगे। तो दोनों के बीच में कैसी फोर्स एक्ट कर रही थी, रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही थी। अच्छा, और सर क्या किया गया था, तो और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक और एक्सपेरिमेंट सर क्या किया गया था वो भी बता दीजिए। जब इतना टाइम ले रहे हैं हम बता ही रहे हैं तो चलिए उसको भी बता दिया जाता है। ठीक, देखें अब ये फिर से इन्होंने काय की रॉड ले ली भैया, रबर की रॉड लगी थी लास्ट में तो वही वाली रॉड हमने ले ली है। अब नीचे इन्होंने क्या किया, ग्लास की रॉड ले आए। क्या ले आए, ग्लास की रॉड ले आए, और ग्लास पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव वाला चार्ज था भाई। अब ये क्या चाहता है, चला जा जा मिल ले भाई मुझसे। क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे रोकना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि यहां पे सर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं। तो यहां पे कैसी फोर्स लग रही है, तो यहां पे सर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। फिर यहां पे कैसी फोर्स लग रही थी, रिपल्सिव फोर्स लग रही थी। यहां पे कैसी लग रही थी, तो सर रिपल्सिव फोर्स लग रही थी। तो सर यहां से क्या बात पता चली, यहां से बात ये पता चली कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। अच्छा सर, ये तो इन दोनों से पता चल गया। तीसरे से क्या पता चला, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो कैसी फोर्स एक्ट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी। अच्छा सर, अच्छा अभी आपने ये नहीं बताया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बता रहे हैं। अभी केवल इतने में फोकस करिए, इतने में फोकस करते हैं भाई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, इसी के लिए जगह छोड़ी यहाँ पे, ठीक है। देखें देखें भाई देखें, अगर अच्छा हम इसका जस्ट एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से यहीं लटका देते हैं भाई। इस बार किसको लटका देते हैं, एक ग्लास वाली रॉड को लटका देते हैं, खट 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 यहाँ पे लटका देते हैं भाई। किसको, इसको ले आते हैं, किसको ले आते हैं, इस बार ले आते हैं हम लोग रबर वाली रॉड को। रबर वाली रॉड पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। जब इसको पास ले आए तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ी तेजी से मिलना चाहते हैं। सर 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 मिला दो, आप मिला दो मिला दो मिला दो, ऐसा ऐसा कह रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो इनके बीच में कैसी फोर्स एक्ट कर रही है, इनके बीच में फोर्स सर्जी एक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कैसी फोर्स एक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम इतनी बातें लिख कर ना करके एक केवल एक वर्ड में लिखना चाहें तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि सर अनलाइक चार्जेस के बीच में, अनलाइक चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स लगती है, तो सर अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। सर अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। क्या बताएंगे हम, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस हो गए सर। अच्छा, तो लाइक चार्जेस के बीच में सर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो लाइक चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स एक्ट करती है, तो वो एक्ट करती है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है। ठीक, अच्छा ये आपने बहुत अच्छा बता दिया कि लाइक चार्जेस हों तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है, और अनलाइक चार्जेस हों तो उनके बीच में कैसी फोर्स एक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है। लाइक चार्जेस रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी पे आता है और नेगेटिव चार्ज किस बॉडी पे आता है और कैसे आता है भाई, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा भाई जरा। देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, देख लें भाई। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कोई एक न्यूट्रल बॉडी बनाते हैं, कोई एक न्यूट्रल ऐसे कंडक्टर बना लेते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर आप लोग समझते हैं, चलिए हम समझा देते हैं भाई। देखिए
न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है, तो सर इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा। अच्छा, ऐसे कंडक्टर के लिए नहीं देखते, सबसे पहले एक एटम के लिए देख लेते हैं। किसके लिए देख लेते हैं? एक एटम के लिए देख लेते हैं। तो हमें सर ये पता है कि कोई एक एटम होगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है सर, अच्छी बात बताई आपने। चले देखें, तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने में हो सकते हैं? 10, 11, 20, 25, 30, ठीक है, कितने में हो सकते हैं? हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने ही प्रोटॉन है? 2 ही प्रोटॉन होंगे और 2 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे उसमें, तो हम लोग उसको कंसिडर अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन जो होता है उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है सर, अच्छा, तो अब देखें क्या होता है अगर जैसे हम कहें कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई और ये क्या हो गया? रिलीज हो गया भाई, एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई, बाहर से किसी ने इशारेबाजी कर दी, तो ये कहाँ चला गया भाई? बाहर घूमने टहलने चला गया। खिड़की पे खड़ा था, किसी ने इशारेबाजी कर दी, बाहर घूमने टहलने चला गया। तो जब ये घूमने टहलने चला जाएगा तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 प्रोटॉन है सर, न्यूट्रॉन है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया। अच्छा, तो यहां से क्या बात पता चली? अच्छा, देखते हैं, चलिए भाई। सर जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसा वाला होता है? ये होता है पॉजिटिव वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे सर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इस पे होता है नेगेटिव वाला। मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए भाई, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए जितना प्रोटॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों ही क्या हो जाएंगे? जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये एटम कैसा हो जाएगा? तो सर ये एटम हो जाएगा हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? रिलीज कर चुके हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं ना, भगा चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन यहां पे एक्स्ट्रा बच जाएगा ना भाई। देखें 2 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, ये एक दूसरे को कर दिए खच्ची खच्ची खत्म। ठीक है ना, ये प्रोटॉन क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जब ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? तो सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, या कोई कंडक्टर है उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है, तो उस पे कैसा चार्ज आएगा? तो सर जी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिना सोचे समझे रात को 12 बजे मंजुलिका उठा के पूछेगी आमी जे तू मां बता, तो वो भी हम बता देंगे कैसा चार्ज आएगा। तो सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? तो नेगेटिव चार्ज के लिए जल्दी से देख लेते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए बना लेते हैं, फिर से एक एटम बनाते हैं बढ़िया एकदम। ये फिर से भाई दुई ठैया इलेक्ट्रॉन, दुई ठैया प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कुछ होंगे इसमें। न्यूट्रॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हटा देते हैं। मान लीजिए इसमें से भी हटा देते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या है? अब इस बार किसने इशारा किया था? इसने इशारा किया था, इसको किसी ने बाहर से इशारा किया था। अब इसने क्या किया? अब ये खिड़की पे खड़ा, इसने बाहर से किसी को इशारा किया, ए बाबूराव चला जा छत पे। तो अब बाबूराव कौन थे? इनके दोस्त थे, वो भी इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आए? इनके घर में चले आए। अब जब इलेक्ट्रॉन इनके घर में चले आए तो सर क्या हो जाएगा? देखिए सर 2 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो सर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर प्रोटॉन को हम लोग फिर से वैसे लिखते हैं, जिधर ऐसे लिखे थे वैसे लिख देते हैं हम लोग। 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खत्म, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खत्म, क्या बचा? अरे भाई कैंसिल कर देते हैं ना एक दूसरे को। देखें जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो अब बचता क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन सर एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आने से क्या हो जाता है? कैसा चार्ज आ जाता है? तो वो चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए
+4 कूलम चार्ज है और एक -4 कूलम चार्ज है, तो किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। कोई एक कंडक्टर दिया गया है आपको और एक कंडक्टर पे चार्ज है +4 कूलम और दूसरे कंडक्टर पे चार्ज है कितना, -4 कूलम। आपको क्या बताना है कि सर जी इसको N1 बोल दीजिए, इसको N2 बोल दीजिए, और आपको 4 ऑप्शन हम दिए देते हैं। 4 ऑप्शन हम क्या दे देते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, जल्दी से देखें। 4 ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। सर N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज ग्रेटर देन N1, N1 इज ग्रेटर देन N2, और ऐसा लिख देते हैं नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, A B C D फॉर डॉगी। चले भाई जल्दी से कमेंट कर दें, कर दिया, ठीक। अब देख लो भाई आंसर, देखो इस पे कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, तो आप लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, बोल देना। तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग ने मान लिया इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N1, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N2। अच्छा और देखा जाए, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, रिलीज किया होगा, अच्छा बात है भाई। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया होगा। अरे भाई जब ये इलेक्ट्रॉन का दान करके आ रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बाहर से एकदम मोहल्ले में सारा करके इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है, बहुत ज्यादा दानी बाबा बन गया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी सर, कमी हो जाएगी। क्या कहेंगे आप लोग, सर कमी हो जाएगी। तो N1 क्या होगा, N1 सर छोटा होगा, क्या बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पार्टिकल में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो N2 बड़ा होगा किससे, N1 से, ठीक है सर। तो ये आपने बताया काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे भाई, इसको नोट कर लें भाई, कुछ दिख जाए नोट करने लायक तो। काइंड्स ऑफ चार्जेस में ये चीज नोट कर लीजिएगा भाई, कोई बताता नहीं, बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं, घर की, ठीक है ना। बगल वाली आंटी बात कर रही तो हमने सुन लिया, बताना नहीं तो। चल देखें, नोट कर ले भाई, ठीक, नोट कर लिया, हटा देते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड पढ़ेंगे, किस किस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, किन किन मेथड से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग क्या जरूरी, क्यों जरूरी है भैया, देख लें, चार्जिंग काहे लाने जरूरी है, देख लें। अगर कोई मटेरियल है सर, अगर आपको चार्ज पढ़ना है तो चार्जिंग के लिए भी तो पता होना चाहिए ना। अरे भाई फोन है, फोन में बैटरी है, खत्म हो जाएगा तो चार्जिंग के लिए चार्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टाइप सी वाला 60 वाट वाला सुपर डार्ट। चले देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लेते हैं भाई, जल्दी से हेडिंग डाल देते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 3 मेथड होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं भाई तीनों मेथड को। सबसे पहला है फ्रिक्शन। सबसे पहला क्या है, फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा है सर कंडक्शन। दूसरा क्या है, तो दूसरा है बच्चों कंडक्शन। तीसरा क्या है, तो तीसरा है इंडक्शन। तीसरा क्या है, इंडक्शन। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं फ्रिक्शन की। सर फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, तो सर बताएंगे, हम बताएंगे, क्यों परेशान। जब ठंडियां आती हैं तो आप लोग दोनों हाथ ऐसे करते हैं और दबा के घिसते हैं भाई, क्या करते हैं, ऐसे एकदम जम 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 घिसते हैं भाई, तो वो क्या है, फ्रिक्शन है। मतलब रबिंग वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे ये मार्कर लिया था, जैसे मान लीजिए ग्लास की क्या है हमारे पास, रॉड है, इसको हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके घिसा। तो जब ग्लास की रॉड को हम लोगों ने ऐसे ऐसे इस पे क्या किया था, रब किया था, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी से क्या हुआ था, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे, हमारे कॉटन पे शिफ्ट हो गए थे और इस पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव वाला। कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव वाला चार्ज आ गया था। अच्छा सर और क्या हुआ था, रबर वाली रॉड में क्या हुआ था, इसको बता दीजिए, लगे हाथ जब बता ही रहे हैं। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया था। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया था, तो जो हम लोगों ने कॉटन का क्लॉथ लिया था, जब इसके ऊपर हमने उसको रब किया था तो फ्रिक्शन हुआ था। जब फ्रिक्शन हुआ था तो कॉटन के इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट हो गए थे, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया था, नेगेटिव इफेक्ट बढ़ गया था, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था।
तो ये था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, देखो जब देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, एक ग्लास की रॉड है। क्या है ये हमारे पास, ग्लास की रॉड है। ये हमारे पास है ग्लास की रॉड है, ठीक। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको एकदम दम लगा के हम लोग क्या करने लगे, रब करने लगे। तो जब रब करने लगे तो क्या हो जाएगा, ये हल्का हल्का हीट होता है। क्या होता है, हल्का हल्का हीट होता है। जैसे आप लोग ठंडियों में हाथ वगैरह घिसते हैं कि नहीं घिसते हैं भाई, जब नहा के आते हैं एकदम बिल्कुल तेजी से एकदम दम दम हाथ दम लगा के एकदम पूरा हाथ घिसते हैं भाई। तो जब हाथ घिसते हैं, जब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है बच्चा, फ्रिक्शन से जनरेट होती है हीट। और ये हीट किस में ट्रांसफर हो जाती है, ये हीट होती है एनर्जी। एक हीट क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। और जब ये एनर्जी जो है, इसकी आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है तो ये कंडक्टर ही, और जो कंडक्टर होता है छोटे छोटे एटम से ही मिलकर बना है। तो इसमें जितने भी एटम हैं उनको जब ये एनर्जी मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं भाई एकदम से, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एकदम से भाग खड़े होते हैं। अब ये भाग के जाते कहाँ हैं, तो जिस कॉटन के क्लॉथ से आप लोग क्या कर रहे थे, इसको घिसाई कर रहे थे, ठीक है ना। अब जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे हमने क्या ले ली, रबर की रॉड ले ली। किसकी रॉड ले ली, रबर की रॉड ले ली, तलवार बन गई भाई, रबर की रॉड ले ली। तो रबर की रॉड में कैसा आया था, नेगेटिव वाला चार्ज आया था। रबर की रॉड में कैसा चार्ज आया था, नेगेटिव वाला चार्ज आया था। तो उसमें उल्टा प्रोसेस हो गया था, है ना। उसमें क्या हुआ था, क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कॉटन के क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो किसमें शिफ्ट हो गए थे, इसमें शिफ्ट हो गए थे। तो ये थी बात फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कराने से क्या आता है, हीट आता है, और हीट से ही क्या जनरेट होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भाग खड़ा होता है। और इसी मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्जिंग कर लेते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए आप लोग भाई कि जैसे चेयर पे कोई बैठा हुआ हो, ये चेयर है, और चेयर पे मान लीजिए कोई एकदम खड़ूस टाइप का आदमी बैठा है ना। आप उसके पीछे जाएं, एक बढ़िया भी दिवाली बीत गई, और पीछे जाएं एकदम क्या लगा दें, सुतली बम लगा दीजिएगा, ठीक। जब सुतली बम भैया फूटेगा तो हीट जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो कुछ एनर्जी आएगी, ठीक। अब जो इसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है तो एकदम दंदना दम लगा के भागेगा भाई। जब उसको हीट मिलेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो दम लगा के भागेगा, ठीक। और अगर चार्जिंग के लिए देखना चाहें, अगर चार्जिंग के लिए देखना चाहें फ्रिक्शन के मेथड से, तो 2-3 एग्जांपल आपके लिए भैया पेश है, देखिएगा लगातार। एक एग्जांपल बचपन में हम लोग किया करते थे, देखें ऐसे, जैसे मान लीजिए भाई कुर्सी है हमारे पास, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुर्सी है, ये इसके 4 पैर हो गए भाई, ठीक है। ड्राइंग हमारी ओपी है, ठीक है। तो ये क्या है, कुर्सी है, और कुर्सी के 4 पैर हो गए। तो हम लोग क्या करते थे गांव में, देखें इसके ऊपर एक लड़के को बैठा देते थे भैया। एक जैसे मान लीजिए लड़का बैठ गया, रामलाल, ठीक, रामलाल नहीं बाबूराव है ये, ठीक है। ये इसके बढ़िया आँखें, ये बढ़िया बाल एकदम, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, कुर्सी पर बैठा दिया। अब जब ये कुर्सी बैठा है तो देखिएगा, हम लोग क्या करते थे कि पीछे से एक तौलिया ले लेते थे। तौलिया क्या करते थे, ऐसे ऐसे हल्का फुल्का गोल कर लेते थे, झाड़ू टाइप का बना लेते थे, पीछे ऐसे 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 कुर्सी के पीछे ऐसे जोर जोर से झाड़ते थे। और जब कुर्सी से जोर जोर से, इसके पैर ऊपर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, फिर इसके नाखून को ऐसे टच करते थे तो करंट लगता था। ये आप लोग घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुर्सी पे कोई बैठा हो तो पीछे जाइए, झाड़िएगा, और ध्यान दीजिएगा कि पैर वो ऊपर किए हो, फिर उसके नाखून में टच कीजिएगा तो हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क टाइप का होता था, है ना। अगर पूरे हाथ पे टच कर लेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, तो उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। और भी जैसे हम लोग करते हैं फ्रिक्शन की मदद से, जैसे स्केल वगैरह लेके ऐसे बालों में घिसते हैं हम लोग, है ना। स्केल लेके क्या करते हैं, बालों में घिसते हैं, फिर ऐसे कागज अगज फाड़ के ऐसे चिपकाते हैं, वो भी बात पुरानी हो गई, है ना, ठीक। ये बात थी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन में ये सारी बातें समझ में आई कि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, हीट से एनर्जी, एनर्जी से पाके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या भैया, घूमने फिरने निकल जाता है, ठीक। अब बातचीत कर लेते हैं हम लोग कंडक्शन की। सर कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, तो देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में देखिए क्या हो सकता है। देखिए इसमें 2 बॉडीज होती है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में 2 बॉडीज होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चार्ज हो दूसरी ना चार्ज हो, लेकिन कंडक्शन से हम लोग मेथड ऑफ कंडक्शन से क्या पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से चार्जिंग की जा सकती है। तो इसमें हम लोग क्या लेट करके चल रहे होंगे कि हमारे पास कोई एक बॉडी जो होगी जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज होगा, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज है, और ये पॉजिटिव वाला चार्ज कितना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव वाला चार्ज कितना है, तो +10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, +10 कूलम चार्ज है, ठीक। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो ये एकदम निल बटा सन्नाटा है,
इनके पास कोई चार्ज नहीं है, दूसरा कंडक्टर ये है और इन महोदय के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, तो सर कंडक्शन से चार्जिंग होती कैसे है ये बताइए आप। चलिए बताते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, या तो दोनों कंडक्टर के, देखो सबसे पहले मटेरियल सेम होना चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, तब के लिए ये कॉन्सेप्ट केवल लगता है, ठीक है ना, जो हम बताएंगे अभी आगे। देखें तो ये हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ये जैसे मान ली ये कंडक्टर ये कंडक्टर, दोनों को क्या कर दें, या तो वायर से कनेक्ट कर दें या तो दोनों को क्या करा दें, टच करा दें, ठीक है ना। एक एक बात को समझना भैया, देखिएगा, या तो क्या करते हैं, या तो इनको एक वायर से कनेक्ट करा दिया जाए, ये कंडक्टर छोटा हो गया भाई, या तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, टच करा दिया जाए। तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट सर ये मिलता है कि मतलब टच कराने के, एक ही साथ टच करा के छोड़ थोड़ी देंगे, वायर से कनेक्ट करके छोड़ थोड़ी देंगे, ठीक है। देखिए क्या कर देंगे, इनको टच कराने के बाद या वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, दूर दूर हटा देंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत ज्यादा यूज होगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे उसमें 50% न्यूमेरिकल्स में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है भाई, 50 नहीं, ज्यादा बोल गए भाई, 30-40% में, ठीक है। देखेंगे तो अब क्या होता है, जैसे 10 कूलम चार्ज लाया था, इसके पास 0 कूलम चार्ज था, तो बिल्कुल सिंपल काम होता है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए और 0 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, 0 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल वही वाला काम है जो आप लोग इसमें देख के आए हो, राउडी राठौर देखे हो कि नहीं देखे हो, जब शुरुआत में एकदम चोरी वोरी करके आते हैं, क्या करते हैं भैया, जब शुरुआत में एकदम चोरी वोरी करके आते हैं तो क्या करते हैं, एक गड्डी तेरी एक गड्डी मेरी, आधा आधा वाला कर लेते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही सेम काम यहाँ पे भी होता है। तो 10 + 0/2 है, तो 5 कूलम इसके पास आ जाएगा, 5 कूलम इसके पास आ जाएगा। अरे सर समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। हम बोल देते हैं, अब दूसरा थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब जैसे हम बोल देते हैं इसके पास है 14 कूलम चार्ज है, इसके पास चार्ज कम है, 6 कूलम चार्ज है। अब अगर इनका और इनका कंडक्शन कराया जाए तो सर क्या फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल है सर, ये 14 है इसके पास, ये 6 है, तो सर हम दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 14 + 6 20/2, और 20/2 बोले तो 10 कूलम इसके पास और 10 कूलम इसके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 10 कूलम और 10 कूलम है ना, आधा आधा बांट लेते हैं भाई कंडक्शन में, ठीक। अगर इसके पास नेगेटिव होता है तो बिल्कुल सिंपल है, 14 - 6 कर देते और ये आ जाता है 8/2, और यहाँ पे आ जाता 4 कूलम ये और 4 कूलम ये आ जाता, ठीक। तो ये था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में घिसाई कर दिए, कंडक्शन में क्या कर दिए, करेक्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या है, इंडक्शन है, इसके बाद क्या है, इंडक्शन है। तो इंडक्शन के लिए जगह बनाते हैं भाई थोड़ी सी, और इंडक्शन बहुत बेहतरीन मेथड है भाई, ठीक है ना, इंडक्शन बहुत बेहतरीन मेथड है। तो इंडक्शन पे जल्दी से आते हैं भाई, इंडक्शन पे जल्दी से आते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन में हम लोग घिसना पड़ रहा था, कंडक्शन में क्या करना पड़ रहा था, या तो वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा था या तो टच कराना पड़ रहा था। इंडक्शन देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से भाई, एकदम बेहतरीन मेथड, एकदम मजा आ जाएगा, देखिएगा, ठीक। इंडक्शन में देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अगर न्यूट्रल होगा तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात हमने बता दी कि सर हाँ, अगर कोई एटम है वो अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल होने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। अगर जैसे हमने यहाँ पे एक कंडक्टर बना दिया, ये कैसा है, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के केस में सर क्या होता है, तो न्यूट्रल के केस में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही नेगेटिव होता है, जानी देखें। अच्छा, अगर हम कहें इसके ऊपर हमें कैसे चार्ज लाना है, इसके ऊपर हमें चार्ज लाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला चार्ज बनाना है इसके ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज की क्या ले आते हैं, रॉड ले आते हैं। तो अगर ये किसके ऊपर कैसा चार्ज लाना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो हम लोग क्या ले आएंगे, इसके पास नेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज रॉड ले आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज रॉड के लाने से सर क्या होगा, अच्छा सर इसके ऊपर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इतनी बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं भाई, इतनी बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा उतना ही इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है, ठीक। इतनी बात आप लोग पकड़ पा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या ले आएंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास ले आएंगे, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो सर ये पॉजिटिव वालों को अपनी बहुत तेजी से खींचेगा भाई, पॉजिटिव वालों को सारों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
अब जितने नेगेटिव वाले हैं उनको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करा के कहां भगा देगा, कहेगा दूर भाग जाओ मेरे से। और पॉजिटिव वाले से क्या कहेगा, आजा 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 आजा, तू तो अपनी बिरादरी का नहीं है लेकिन आजा। ठीक, अब इतनी बात समझ में आया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जब ये स्टेप हो जाता है तो सेकंड स्टेप में देखें हम लोग क्या करते हैं। सर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देखें क्या करते हैं। ये अभी भी इसको हम लोग यहीं पे रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव इधर आ गया, सारा का सारा नेगेटिव किधर आ गया, इधर आ गया, सारा का सारा नेगेटिव किधर आ गया, इधर आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे कंडक्टर से क्या कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं। दूसरे कंडक्टर से क्या कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं। तो जब कंडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो रॉड है इधर पॉजिटिव वालों को सारों को इधर ही खींचे रहती है, और नेगेटिव चार्ज को रिपल्स करके किधर पहुंचा देती है, इधर पहुंचा देती है। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले कंडक्टर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जो हम लोग चाहते थे, नहीं चाहते तो वो अलग की बात है, लेकिन जो चाहते थे इस पे कैसा चार्ज चाहते थे, तो सर आपने लिखा था पॉजिटिव चार्ज चाहते थे, और कैसा चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग जो ये रॉड है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये था इंडक्शन मेथड से चार्जिंग थी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो हम लोग रॉड लाए थे उस पर नेगेटिव चार्ज था, सॉरी नेगेटिव था ना, कैसा चार्ज था, उस पर चार्ज था हमारा नेगेटिव चार्ज था, और इस नेगेटिव चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जैसे नहीं होता है कि पापा बोलते हैं, है ना, सामने वाला देखो शर्मा जी लड़का कितना पढ़ रहा है, तुम हो कि पढ़ते ही नहीं हो। फिर लेकिन एक दिन तुम्हारे अंदर से अंतरात्मा जागी कि बताओ पापा जो है रोज रोज टेलर दिया करते हैं शर्मा जी के लड़के का, आज से हम पढ़ने लगेंगे। तो तुम पढ़ने लगे, तुम्हारे अंदर क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है ना। लेकिन क्या शर्मा जी के लड़के पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, वो तो जानते भी नहीं है कि तुम्हारे पापा ऐसा कहते हैं तुमको, नहीं ना। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, कैसा चार्ज हो गया, ये ही इंडक्शन है, यही क्या है, इंडक्शन है, जिससे हम लोग चार्ज कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको चार्ज करना है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिफिनेशन आपको बता दी गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया गया कि सर आपको बताया गया, क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सर वो कितना होता है, प्लस माइनस एनी। ये कैसे लिख दिया आपने, तो इसके लिए आपको बताते हैं कि आपको बताया गया कि किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के जाने पे ही आता है या तो इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने पे आता है। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1e चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2e चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3e चार्ज आएगा, 10 जाएंगे तो 10e आएगा, n जाएंगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो पॉजिटिव आएगा, अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आनी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एनी लिखते हैं। यहाँ पे जो n हो सकता है आपका 1 2 3 डैट 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 डैश इन्फिनिटी। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक, देखिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज की सर यूनिट क्या होती है, तो देखें बच्चे यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो इसको इंडक्शन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अपने वर्ड्स में दो लाइनें लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जाके अभी जाके ज्वाइन करो भाई। ठीक है, चलें वीडियो को बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं भाई। ठीक, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या क्या पढ़ लिया अब तक, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ ली हम लोगों ने, और थोड़ा सा भी देख लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। देख लें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहला क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एकदम जल्दी से हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्जेस। और तीसरा हम लिख देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, क्या हो जाएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना, वही क्लास 6 में जो आप लोग पढ़ के आए वही वाला सारा काम है भाई, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के कहने का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास क्या है, इफ यू हैव अ क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसके अंदर का जितना टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर कोई हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड बॉडी है, तो उसके अंदर जो है जो टोटल चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा। देखिए कैसे अच्छा। अगर यहाँ पे सर हम रॉड ले लें, अच्छा एक यहाँ पे हम क्या लगा ले, कॉटन का क्लॉथ लगा ले, तो बताते हैं भैया, देखिए यहाँ पे अगर हम कॉटन का क्लॉथ लेंगे, इसके ऊपर घिसेंगे, ठीक, अच्छा इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ग्लास की रॉड थी जैसे मान लीजिए, इस पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अरे भाई जब जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो रिसीव करेगा ना, बीच में कई इलेक्ट्रॉन टहल तो नहीं लगेंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चार्ज हमने प्रोड्यूस तो करा लिया भाई, लेकिन ये एक इस सिस्टम के अंदर है। अगर इस पूरे सिस्टम को तुम बाहर से देखोगे तो जितना पॉजिटिव होगा उतने नेगेटिव होगा। जैसे हम कह लें कि जितना सर इस पे पॉजिटिव 2 कूलम आ गया, इस पे -2 कूलम आ गया, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक दूसरे को क्या, अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 0 कूलम आएगा। और इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में देखिए क्या होता है, अगर हम लोग जैसे किसी भी चार्ज के लिए लिखते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी पे कितना चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एन ई लिखते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन जो होना चाहिए हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, है ना, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, 1 2 3 डैट 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 डैश इन्फिनिटी तक, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब इस ई का केवल इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है किसी बॉडी पे चार्ज, मतलब रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे 1/3 और 2/3 लेते हैं, क्वार्क्स वगैरह लेते हैं, तो वो नहीं हो सकता है, वो स्टेबल नहीं है, वो है ना, तो उसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं भाई, वो स्टेबल नहीं है क्योंकि, ठीक। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि सर मतलब किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सर 1 रुपए की टॉफी अब आने लगी है, पहले तो आती थी सर 1 रुपए की 2 आती थी, अब 1 की 1 आने लगी है, तो मतलब 1 रुपए से कम का ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते हो। 50 पैसे तुम भूल जाओ, दुकान पे जाओ तो 50 पैसे तुम भूल जाओ, 1 रुपए से कम का ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते हो। 1 रुपए से और ज्यादा कर सकते हो, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में तुम कर सकते हो। जैसे 5 रुपए का तुम बिस्कुट खरीदना तो 1 × 5, है ना, 10-12 वाली मैगी खरीदनी 1 × 12, अब 15 की हो गई, चलो कोई बात नहीं। दुकान की बातें बताई जा रही हैं, तुम्हें फॉर्चून की दुकान खोल लेंगे यहीं पे अभी हम, जनरल स्टोर। चल देखें, इसके बाद है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या बताया गया था, देख लें। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या बताया गया, बिल्कुल ज़्यादा सिंपल, कुछ टफ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में, अगर आपको 2-4 चार्ज दे दिए जाए, जैसे +4 कूलम दे दिया जाए, -2 कूलम दे दिया जाए, -6 कूलम दे दिया जाए, +12 कूलम दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उसमें मतलब इस प्रकार से 4 चार्जेस इस प्रकार से फैले हुए हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, क्या पूछ दिया जाए कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ऐड कर देना है। याद करो क्लास 6 का वो दिन जब मम्मी कहती थी कि घर पे रिश्तेदार आए तो प्लेट में से बिस्कुट उठा के मत खाना, और दें तो भी मत खाना ठीक है। तो उसी समय ये ऐड करना आपको बताया था आपकी माता जी ने, है ना। तो बस वही एडिशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इनको सबको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और क्या आ जाएगा, हमारे बॉडी पे नेट चार्ज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 कूलम आ जाएगा। कितना, पॉजिटिव वाला 8 कूलम आ जाएगा, ठीक।
तो इतनी चीजें समझ में आई हों तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब तक क्या क्या बता दिया गया। सबसे पहले आपको बताया गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी कंडक्टर की, किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे थे। फिर आपको बताया गया काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जिसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हो, रिलीज किया हो, उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? जिसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हो, रिसीव किया हो, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि लाइक चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स एक्ट करती है, रिपल्सिव। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है। फिर इसके बाद आपको बताया गया प्रॉपर्टीज, नहीं सॉरी, उसके बाद आपको बताया गया मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताई गई, जिसमें आपको बताया गया फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। उसमें ध्यान क्या रखना, इंडक्शन का मेथड तो सिंपल है, कंडक्शन में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। 10 ये लाया, 5 ये लाया, तो 10 + 5/2 इसके पास, 10 + 5/2 इसके पास। उसके बाद आपको बताया गया मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बाद आपको क्या बताया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें 3 चीजें बताया गई, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और फिर ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो रफ करते हैं भाई और शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा भाई, कूलम्स लॉ हेडिंग डाल दीजिए एकदम चमकते धमकते हुए पेन से, एकदम धमाकेदार तरीके से भैया। क्या? कूलम्स लॉ, हेडिंग डाल दीजिए कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। देखें, तो बहुत पुराने समय की बात है, गांव की बात है भाई। ठीक, तो जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या करते थे, ऐसे स्केल स्केल लेते थे, ऐसे घिसते थे, ऐसे पेपर कागज कागज फाड़ के ऐसे चिपकाया करते थे, है ना। और जैसे ग्लास की रॉड ली उन्होंने घिसी ऐसे कॉटन से, और रबर की रॉड ली उन्होंने घिसी ऐसे कॉटन से, ऐसे पास ले जाते थे तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती थी। अगर ग्लास की रॉड को ग्लास की ही रॉड के पास ले जाते थे तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती थी। तो बच्चे ऐसे खेला करते थे, खुश रहते थे। तो फिर एक दिन की बात है, कयामत की रात थी, और उसके अगली रात को भाई क्या है, कुलम नाम के बाबा आए गांव में। किस नाम के? कुलम नाम के बाबा आए गांव में। अब जब बाबा आए तो सब बच्चों ने घेर लिया इनको, बाबा बाबा ये देखो, ये ग्लास की रॉड है, ये रबर की रॉड है, इसको हमने कॉटन से घिस दिया है, तो बाबा ये देखो चपकने लगे हैं, अब इनके बीच में कौन फोर्स लग रही है क्या? तो हाँ, कुलम ने बताया, हाँ ये तो आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट पे पहुंचे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ये सारी साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की थी। अच्छा, तो कुलम ने क्या कहा कि देखो अब तक तुम लोग ये क्या कर रहे थे, अच्छे घिस रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी, है ना, ग्लास वाली रॉड को ग्लास वाली रॉड के पास ला रहे थे तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही थी। तो बाबा ने क्या कहा, रुक जाओ बच्चों, अब हम आपको ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लग रही है। अगर हमारे पास ये ग्लास की रॉड है, दूसरी हमारे पास ग्लास की रॉड है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लग रही है, लेकिन कितनी लग रही है, इसका अमाउंट कितना है, कि मतलब देखिएगा कि मतलब ग्लास की रॉड को ग्लास की रॉड के पास ले जा रहे हैं, है ना। अब हल्का हल्का रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो नहीं मजा आ रही, कि कितना ज्यादा चार्ज हो जाए कि एकदम दूर से ही एक दूसरे को क्या करने लगे, एकदम रिपल्स करने लगे। ठीक, तो कूलम्ब ने क्या बताया भाई, कूलम्ब ने क्या बताया कि ये जो फोर्स लग रही है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में देखो कि कितने न्यूटन फोर्स लग रही है ना। तो बच्चे एकदम खुश हो गए, अरे बाबा एकदम काम की बात बता रहे हो तुम, तो अब तक कहाँ थे। ठीक है, तो बाबा ने क्या बताया, देखिए क्या बताया, इन्होंने लिया एक कैसा चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया, और उसको क्या नाम दिया, Q1 नाम दे दिया। दूसरा चार्ज कौन सा चार्ज लिया, Q2 नाम ले लिया। ठीक है, और ये जो रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी दो चार्जेस के लिए, उन्हीं के लिए किसने बताया था, कुलम्ब ने बताया था। अब इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो भी चीजें हम लोग बताएंगे कि मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुलम्ब्स लॉ देख लेते हैं, बाद में लिमिटेशन देखते हैं। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कोई एक चार्ज लिया Q1, दूसरा Q2। ऐसा नहीं है कि इन्होंने Q1 Q2 नाम के चार्ज लिए होंगे, इन्होंने डिफरेंट चार्जेस लिए होंगे। पहले 10 कूलम, कोई 4 कूलम, फिर 10 कूलम, ये 4 कूलम, फिर इसको 10 कूलम, ये 20, ये 30, ऐसे ऐसे करके चेंज करते रहे। फिर बीच की इनके डिस्टेंस जो थी इनके बीच की भाई, वो कितनी डिस्टेंस थी, R ले ली। ये डिस्टेंस को भी चेंज कर रहे होंगे, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 50 सेंटीमीटर, कभी 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, बच्चों से वादा करके आए थे भाई कि देखो बच्चों ऐसा है कि हम आपको ऐसा फॉर्मूला देंगे कि आप लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड बता पाएंगे। बच्चों ने कहा अच्छा बाबा, अच्छी बात है आप बताएंगे तो चलिए। ठीक,
अब कूलम्ब आए भैया, फिर 2-3 दिन बाद लौट के आए और इन्होंने अपना लॉ दिया। क्या लॉ दिया सुनिएगा, क्या लॉ दिया सुनिएगा। दो चार्ज लिए थे, पॉइंट चार्जेस थे, और ये दोनों के दोनों कैसे चार्जेस थे, स्टैटिक चार्जेस थे, ठीक है। और कूलम्ब ने अपना क्या लॉ दिया था, तो देखिएगा क्या लॉ दिया था, सुनिएगा भैया ध्यान से। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये क्या है, एफ है। इसी फोर्स के लिए तो बता रहे थे कूलम्ब नाम के बाबा, है ना। क्या बता रहे थे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the magnitude of the charges. Force acting between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and inversely proportional to the square of the distance between them। यही क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। अब बच्चे फिर एकदम बौखला गए कि सर ये बाबा जो है ये क्या बता रहे हो आप, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है, ये सब क्या होता है, हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, हम लोगों ने इक्वल का साइन पढ़ा है। तो बाबा ने कहा बस बेटा अब इतना हमने बता दिया तो आगे भी हमें बताएंगे। तो बाबा ने क्या बताया, देखिए भाई, बाबा ने बताया कि ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, स्मॉल के होता है, और ये आ गया इक्वल का साइन। तो बच्चे खुश हो गए, अच्छा बाबा आपने तो इक्वल का साइन लगा दिया, अच्छा ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फिर बच्चे वो खिला गए कि बाबा के की वैल्यू तो मालूम नहीं, स्मॉल के की वैल्यू। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, ये जो स्मॉल के होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अच्छा, तो बाबा कहे बाबा वैल्यू तो बताओ, ये तो हमें पता है कि इसको ये बोल देते हैं, ये तो आपने बता दिया अभी, इसको हम बोल देते हैं, है ना, लेकिन इसके आगे की चीजें तो बताइए कि आगे की चीजें कैसे निकाली जाएंगी। ठीक, बच्चे थे भाई, है ना, बाबा नहीं, बाबा कूलम्ब नाम के बाबा थे, किसी गांव में गए थे तो वहां बच्चे थे, ठीक है। अब इस स्मॉल के की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई, स्मॉल के की वैल्यू बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताई। किसने, कूलम्ब ने बताई, साइंटिस्ट थे बढ़िया। तो इन्होंने क्या बताई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताई। अब इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कितनी निकल के आई थी, 9 × 10⁹ निकल के आई थी। अगर यहाँ से स्मॉल के की यूनिट निकालना चाहें तो यहाँ पे हम लोग यूनिट लिख पाएंगे। तो जल्दी से यूनिट निकालना सीखते हैं भाई, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे। F इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग स्मॉल के की यूनिट निकाल लें, सर स्मॉल के क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो बाकी सबको एक तरफ भेज देते हैं। Q1 Q2 कहाँ गए भैया, नीचे आ गए। अच्छा, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर क्या है, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। Q1 क्या है, Q1 है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। और ये भी क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। और कूलम्ब इंटू कूलम्ब में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई है, तो ये इसकी यूनिट आ गई, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्यार मोहब्बत से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। सर ये किसकी यूनिट है, सर ये यूनिट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कहें या स्मॉल के की कहें। ठीक, अब अच्छा ये आपको नया लग रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, या फिर एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं। देख लें, ये जो हमने बना दिया यहाँ पे, देखिएगा इधर लिख देते हैं भाई, इधर जगह है बढ़िया एकदम। ये जो हमने बना दिया इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन पढ़ते हैं। यहाँ अगर नॉट लगा देते हैं, ये ऐसे 0 बना देते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ देते हैं या एप्सिलॉन 0 पढ़ देते हैं। एप्सिलॉन नॉट पढ़ देते हैं या फिर एप्सिलॉन 0 पढ़ देते हैं, ठीक है। अच्छा बोलते क्या है इसको देख लीजिएगा, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तो अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट को, जल्दी से देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम।
तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अच्छा सर, एयर और वैक्यूम की अधिकतम चीजें जो होती हैं हमारी फिजिक्स में वो फिक्स रहती हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फिक्स है सर, 3 × 10⁸ वैसे सर ये भी फिक्स होगा एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा हाँ बच्चा बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल आइए आप यहाँ पे हम बताते हैं भाई आपको, देख ली कहाँ से निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग पता है, कितनी पता है, 9 × 10⁹ है। एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, बाकी सबको इधर भेज दें। देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दिया हमने, बाकी सबको इधर ले आए, तो ये हो गया 4 पाई × 9 × 10⁹। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सर यूनिट कैसे आपने निकाली, तो इसकी जो यूनिट है देखिए ये कांस्टेंट है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, ये है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार कूलम्स लॉ फिर से देख लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या है, force acting between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। डिस्टेंस कितनी r है उसी का स्क्वायर करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बोल दिया है ना। ठीक, f अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया, यहाँ पे क्या आया, कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम दिया गया, कूलम्स कांस्टेंट नाम दिया गया। इस स्मॉल k की वैल्यू कितनी निकाल के लाए भैया बाबा, वो निकाल के लाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ठीक, अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने इसकी मदद से निकाला, कितनी आई, इतनी आई भाई, 8.85 × 10⁻⁻12। ये ध्यान रखिएगा भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बोल देते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ऐसे पढ़ लेते हैं भाई, एप्सिलॉन नॉट पढ़िए या तो एप्सिलॉन 0 पढ़ दीजिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम फाइनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ये क्या है, कूलम्स लॉ है, ये क्या है, कूलम्स लॉ है। ठीक, अब जल्दी से हम लोग बातचीत करेंगे इसके आगे रिलेटिव परमिटिविटी की, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा भाई और इसमें कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट मेरी समझ से आपको याद हो जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक, स्टेटमेंट लिख लिया, नहीं लिखा है तो लिखो जल्दी। ठीक, तो रफ करते हैं भाई इसको, जल्दी जल्दी रफ करते हैं भाई। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सर जी डाई नहीं मेहंदी, इलेक्ट्रिक नहीं बउआ, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। छी छी छी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है सर, ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम तो अभी आपने बताया था एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और ये अभी आपने लिख दिया रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या चीज़ है भाई, है ना, इसको जल्दी से देख लेते हैं। रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब देखें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या सीखना पड़ेगा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या सीखना पड़ेगा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देख लेते हैं लिमिटेशन क्या थी भैया कूलम्स लॉ की, जल्दी से देख लेते हैं लिमिटेशन क्या थी कूलम्स लॉ की। देख लें क्या लिमिटेशन थी। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कूलम्स लॉ की, तो उन्होंने क्या बताया था, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। हमने एक लाइन बोली थी, क्या बोला था, सबसे पहली लाइन में क्या बोला था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। मतलब हमारे पास चार्जेस कैसे होने चाहिए, वो हमेशा के हमेशा पॉइंट चार्जेस ही होने चाहिए। अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं है तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि
उनकी जो डायमेंशंस हैं वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, है ना, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। और जो हमारे चार्ज होने चाहिए कैसे होने चाहिए, स्टैटिक चार्जेस होनी चाहिए। कैसे चार्जेस होनी चाहिए, स्टैटिक चार्जेस होने चाहिए। अच्छा सर, तो अब तक यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं आया है, अब इसके बाद रोल आएगा, देखिएगा अब इसके बाद क्या रोल आएगा। अब जो कूलम नाम के जो बाबा थे भैया, गांव में जब आए थे तो वहां पे केवल एयर और वैक्यूम था, तो जल्दी जल्दी में आए थे, एक दो दिन में, बढ़िया, एक दो दिन में नहीं, काफी साल लगे थे इनको एक्सपेरिमेंट करके ये अपना लॉ देने में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आए थे तो बच्चों का इसे बता के चले गए थे। अब बच्चे बच्चे होते हैं, अब कहीं भी रॉड लेके पहुंच जाते, कहीं पानी में कूद जाते हैं, और कहीं पता चलता है तेल में करैया रियम डाल के ट्राई मारने लगते हैं कि हाँ इतनी फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है ना। तो अब कुलम्स के पास फिर ये लोग पहुंच गए, कुलम बाबा के पास फिर पहुंच गए। बाबा बाबा ये तो गलत बता दिए हो आप, पानी में ले जाते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, तेल में ले जाते हैं तो फोर्स कम हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या बताया बाबा ने कि जो मेरा लॉ है वो केवल वैलिड है किसके किसके लिए, एयर और वैक्यूम में ही वैलिड है। वो किसके किसके लिए वैलिड है, एयर और वैक्यूम के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर मीडियम चेंज हो रहा होगा तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ कहानी को कौन कवर करेगा, उस गड़बड़ कहानी को कौन सुधारने आएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी आएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा भाई, जो बातें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया गया कि चार्जेस शुड बी काइंड ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना। चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कूलम्स लॉ जो है वो हमेशा और हमेशा एयर और वैक्यूम में ही केवल वैलिड होता है, ठीक है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जरूरत कहां पड़ी, कैसे कैसे स्टडी करते हैं, जल्दी से 2 मिनट में देख लेते हैं भाई, खत्म करते हैं इसको जल्दी से। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। देखिए हम लोग कूलम्स लॉ में जो हम निकाल के लाए थे क्या लिखते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, देखें यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बोल देते हैं। अच्छा, मतलब अगर एयर और वैक्यूम होगा तो क्या तभी फोर्स निकाल पाएंगे क्या, केवल अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मीडियम चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल काम करना है। देखिए यहाँ पे अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, जहां एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, अगर अरे भाई एयर है और वैक्यूम है तो उसकी परमिटिविटी लिख दी, अगर मीडियम आ गया तो उसकी परमिटिविटी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया Q1 Q2 भाई R स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल देते हैं इसको। ठीक, अब देखें क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी से पहले लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो K = हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही सेम फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R के लिए, क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे होंगे। यही सेम डिफिनेशन किसके लिए बन जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए बन जाएगी। तो क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से देखो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर जी, F = यहाँ क्या लिखा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की जगह हम लोग अगर यहां से निकालना चाहें, देखें अगर एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सर इस K को क्या बोलते हैं, सर ये कैपिटल K है, और जो स्मॉल K आया था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल रहे थे। ठीक है ना, ठीक, स्मॉल K को क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, और ये कैपिटल K है तो इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ठीक, अब इस एप्सिलॉन = क्या आ गया हमारे पास, K एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं जल्दी से भाई, खत्म करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या रखना है, K एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट K रख दें, एप्सिलॉन नॉट K, बाकी चीजें वही चल रही हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक,
तो अब अगर मीडियम चेंज हो रहा हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लिया है, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए। धन्यवाद।